कोई नहीं देख सकता तू रब को, रब को देखना है, बड़ा आया तू मूसा। तीसरे पहर की कहानी हम सुनेंगे कहानी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी इत्तेकाज़ का। ये एक बड़ा अच्छा आगाज़ है कि अफसाना निगार जो हैं उनको इकट्ठा किया जाए और इस तरह की नशिस्त का इनेकाद हो कि जिसमें वो अफसाने को पढ़ते समय। और इसने आज इस जगह का इंतखाब किया है, उस मैं इसको मुबारकबाद दूँगा कि ये EODO का जो एक मरकज़ है जहाँ पे कि एक ये बड़ा सोशल एक इंतहा की समाजी खिदमत है जो ये अदारा EODO अदा कर रहा है हमारे गुजरात की सतह पर। तो अफसाने का आगाज़ करते हैं। अफसाने का अनवान है कि मूसा। मौलवी जी, मैं रब को देखना चाहता हूँ। मौलवी साहब जो पहले ही रह बैठे थे लड़के के सवाल पर तो हत्थे से ही उतर गए। तो नई नस्ल के लड़कों का यही तो मसला है कि अकल हवास से आगे सोचते ही नहीं। लड़के ने कंधे उचकाए तो इसमें हरज ही क्या है। वैसे मौलवी साहब ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं था। लड़का हंसा अड़ियल था। मौलवी साहब का चेहरा सुर्ख हो रहा था तो तुम्हारे सवाल ही का जवाब अगर तुम समझ सकते। लड़के ने सुनी अनसुनी करते हुए दूसरा हाथ भी जीन्स की जेब में अटकाया और एक दफ़ा फिर ज़ौक़ व शौक़ से च्युइंगम चबाने लगा। पिछले आधे घंटे की बहस के दौरान मौलवी साहब अच्छी तरह जान चुके थे कि च्युइंगम की इस तरह जुगाली का मतलब था कि मैं ना मान। ये बलाई नागहानी ज़ोहर की जमात के बाद नाज़िल हुई थी। लड़का दरअसल रशीद को बुलाने आया था। रशीद जिसकी मसें भीग रही थीं मस्जिद का पक्का नमाजी था। इस नौजवानी में रशीद के दीन से शगफ और अपने साथ अकीदत को देखते हुए मौलवी साहब ने उसको बाकायदा दरस निज़ामी फ़ारसी तर्ज पर पढ़ाना शुरू किया हुआ। सर्फ़ व नहव, करीमा, गुलिस्तान और बुलस्तान के बाद आजकल पंजगंज का दर्स चल रहा था। दर्स उमूमन ज़ोहर या असर की जमात के बाद होता था। आज भी मौलवी साहब ज़ोहर की जमात के बाद रशीद को दर्स दे रहे थे जब ये बलाई नागहानी नाज़िल हुई। लड़का रशीद को बुलाने आया था। मौलवी साहब, ये मेरा कज़न है, इस्लामाबाद से आया है। शर्मिंदा शर्मिंदा लहजे से साफ ज़ाहिर अयां था कि रशीद तारफ़ करवाने से कतरा रहा है। लड़के पर पहली नज़र डालते ही रशीद के गुरेज और शर्मिंदगी की वजह समझ आ जाती थी। साइडों से पैबंद ज़दा और घुटनों से कुछ ऊपर कटी फटी जीन्स, उल्टी पहनी हुई पी कैप, जगह जगह जिप लगी लेदर जैकेट और उसके नीचे पहनी हुई टी शर्ट जो टी शर्ट कम और किसी इश्तहार का सफ़ा ज़्यादा लग रही थी। न जाने क्या अला बला अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था। गले के बटन खुले हुए थे और बटनों के पीछे से झांकती हुई अध छुपी जंजीर। ज़हनी हालत भी ज़ाहिरी हालत से चंदा मुख्तलिफ न थी। गुफ्तगू करे न करे, च्युइंगम की बरकत से मुसलसल हिलती हुई बत्तीसी। वज़न अभी एक पाँव पर है तो अब दूसरे पाँव पर। बीच बीच में कोई एक टांग यूं हिलने लगती जैसे दिल ही दिल में गुनगुना रहा हो। रहे हाथ तो कभी सारी उंगलियां जीन्स में और सिर्फ अंगूठे बाहर, और कभी अंगूठे जेब में अटके हुए और सारी उंगलियां बाहर। बस आंखें थीं जो फर्श पर गड़ी रहती, मगर नज़र मिलाता तो बाकी तमाम बदन की बेकरारी इनके आगे हेज लगती। अजीब बेचैन रूह थी रूहानियत से आई। लड़के का हुलिया देखकर मौलवी साहब के जहन में जो फैशन ज़दा और लापरवाह जैसे नरम तरीन अल्फाज आए थे, थोड़ी देर की गुफ्तो शरीद के बाद उनमें बदतमीज़ जैसे लफ्ज़ का भी इजाफा हो चुका था। मुस्कुराहट से शुरू होने वाली बातचीत अब उकताहट में बदल चुकी थी। आप नमाज पर क्यों नहीं तशरीफ़ लाए मियाँ? इस जैसे आम सवाल से शुरू होने वाली गुफ्तगू ने आहिस्ता आहिस्ता मौलवी साहब पर अयां कर दिया था कि ये लड़का रट रटा कर इबादत करने और सुन सुना कर ईमान लाने का कायल नहीं है। रब को देखने के सवाल पर जब मौलवी साहब ने जवाबन सवाल दागा कि मियाँ हिम्मत है खुदा को देखने की, तो जिस तंतने
से हाथ जीन्स की जेबों से निकाल कर कूले पर रख के उसने मौलवी साहब को बोला था। उन्हें ये सवाल दोहराने की हिम्मत ना हुई, बस हल्का सा मिनमिनाए, जान लगती है बेटा इसमें। लड़का कुछ ना बोला, चंद लम्हे उनकी आंखों में देखता रहा और फिर अपनी बाईं कलाई सामने कर दी, जिस पर ऐन नब्ज के मुकाम पर तेज धार आले के जख्म का मुंतमिल शुदा निशान था। अंदाज ऐसा था जैसे तमगा दिखा रहा, और मौलवी साहब ने भी लम्हा भर के लिए निशान को ऐसे ही देखा जैसे वाकई कोई तमगा देख रहे हैं। फिर लाहौल पढ़ते हुए बोले, मियाँ खुदकुशी हराम है, आइंदा ऐसी कोशिश मत करना। उनको बेक वक्त लड़के से डर भी लग रहा था, उस पर गुस्सा भी आ रहा था और शायद रहम भी। मौलवी साहब ने चौकोर खानों वाला तकोना रुमाल कंधों पर ठीक किया और पहले से सर पर जमी क्रोशिये की टोपी को मजीद जमाते हुए गोया हुए, बरखुरदार, रब को देखने भालने से पहले तुम अपने आप को तो जान लो। तुमने वो मकूला नहीं सुना कि जिसने अपने आप को जाना उसने अपने रब को जाना? उनकी आवाज़ से लड़के के लिए तरहम और तरस जैसे टपक रहा था। लड़के की चिंगम चबाने की रफ्तार तेज हो गई। वो पहली दफ़ा मुस्कराया। वाह मौलवी जी, अब तो ये बात बहुत आसान हो गई। देखिए, अगर आप इस मकूले को उल्टा दें तो मेरा मसला समझ जाएंगे। मौलवी जी, मेरा असल प्रॉब्लम रब नहीं, मेरा असल प्रॉब्लम तो अपना आप है। मैं तो रब को सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूं कि अपने आप को जान सकूं। खुदा शनासी की तलब के पीछे छुपी हुई यह खुद परस्ती देखकर मौलवी साहब को मानो सुन से हो गए। लड़का भी थोड़ी देर के लिए जैसे ठहर सा गया, सर झुका हुआ और जिस्म बिल्कुल साकित। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया, हाथ दोबारा जीन्स की जेबों में टकाए और फिर से च्युइंगम चबाते हुए बोला, मौलवी जी, मैं रब को देखना चाहता हूँ। मौलवी साहब के तन बदन में तो गोया आग लग गई। कोई नहीं देख सकता तू रब को देखना है, बड़ा आया तू मूसा। लड़के ने चौंक कर मौलवी साहब की तरफ देखा और हैरत भरी आवाज में बोला, अरे आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अब हैरान होने की बारी मौलवी साहब।